नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा सरकार के उस फैसले पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास, दलित के लिए 5वीं और महिलाओं के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। इसके खिलाफ मामला कोर्ट में भी गया, दलीलें दी गई। इस नियम से राज्य की आधी आबादी चुनाव लड़ने से महरूम रह जाएगी, ये कहा गया। दुनियादारी और नेतागिरी किताबों में पढ़ने की चीजें तो नहीं हैं, लेकिन इन तमाम दलीलों में भी दम है कि पढ़े लिखे लोगों से गलत फैसले करवाना शायद मुश्किल होगा। उन्हें हिसाब किताब में बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ये सवाल भी खड़े हुए हैं कि जब गांव के आधे स्कूलों में 10वीं तक के स्कूल भी नहीं हैं, तो फिर ऐसे कानून कितने सही हैं। शिक्षा और पंचायती राज से जुड़े इन तमाम सवालों पर हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ में वो तमाम मेहमान हैं जो इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में श्री ओम प्रकाश धनखड़ हैं, जो कि पंचायत मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के। डॉक्टर योगेंद्र यादव, लीडर स्वराज अभियान। हमारे साथ मिस कीर्ति सिंह हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और जो पेटिशनर्स की तरफ से अपील कर रही थी। हमारे साथ जगमती सांगवान हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आइडवा। सुनील जगलान हैं, जो कि बीबीपुर पंचायत हरियाणा से सरपंच रहे। हमारे साथ प्रीत सिंह हैं, जो एक पेटिशनर हैं। और जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं छवि रजावत, जो कि खुद सरपंच हैं और उन सरपंचों में हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और तमाम चीज़ों को छोड़ के वो गांव में सरपंच होने के लिए गईं। मैं आपके से शुरू करना चाहती हूँ प्रकाश धनखड़ कि ये जो फैसला है उसमें कहा जा रहा है कि ये ऐसा फैसला है जिसे 68% शेड्यूल कास्ट औरतें, 41% शेड्यूल कास्ट मर्द और 50% से ज़्यादा औरतें हरियाणा में पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो इस तरह के फैसले से अब तो कोर्ट ने मुहर लगा दी है, लेकिन फिर भी बहस और चर्चा जरूरी है। किस तरह के फैसले से किसको फायदा होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि हमने लोकतांत्रिक प्रणाली का सुधारों के लिए उपयोग किया है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस बात की ज़रूरत हमने महसूस की कि 29 तरह के काम पंचायतों को बताए गए हैं और जिनको शिक्षित पंचायतें ही संपन्न करा सकती हैं। आजकल देश एक अलग लेवल की लिटरेसी के लेवल पे जा रहा है, जिसको ई लिटरेसी कहिए, कंप्यूटर लिटरेसी कहिए। अब हम गांव में जाते हैं तो गांव का आदमी कहता है कि मेरा ये फार्म जो है अपलोड नहीं हुआ पेंशन का, इसलिए पेंशन नहीं मिल रही है। अब वहाँ भी अपलोड और डाउनलोड की भाषा आ गई है। पंचायतें मिनी सरकार होती हैं। कई बार तर्क आता है कि विधायक सांसद भी होने चाहिए। मैं इस बात के उसमें नहीं हूँ कि नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक सांसदों को आर्थिक काम नहीं करने पड़ते, चेक साइन नहीं करने पड़ते। मंत्री होने के बाद भी मैं चेक साइन नहीं करता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है काम करने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो भले 8वीं फेल हों, वो चल सकते हैं, पर जो सरपंच है या पंच है वो नहीं। कि वो काम विधायक को नहीं करना पड़ता, वो काम सांसद को नहीं करना पड़ता। चेक सिग्नेचर करने का काम, अकाउंट मेंटेन करने का काम सरपंच को करना पड़ता। ठीक है योगेंद्र यादव जी, अगर सांसद या मंत्री कम पढ़े लिखे हो तो चलेगा, पर सरपंचों को ज्यादा काम है। इसका मतलब सरपंच ज्यादा काम करते हैं, पंच ज्यादा काम करते हैं, उनको पढ़े लिखे होने की जरूरत है। भाई आप पे बड़ा अन्याय कर रही हैं हरियाणा सरकार के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ ये प्रोग्राम करके। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े महान फैसले दिए हैं जिसे दुनिया याद करती है और हम पूरी दुनिया के सामने गर्व से कहते हैं। बीच बीच में हमारे जज साहबान कुछ ऐसा भी फैसला दे देते हैं। ऐसे फैसलों को ढक के रखें, ज़्यादा अच्छा है। क्यों आप इतना उजागर कर रही हैं? हमारी हरियाणा सरकार भी कभी कभी अच्छे काम कर लेती है। इसका प्रचार किया कीजिए, बेचारों के ऊटपटांग चीज़ों का क्यों प्रचार कर रहे हैं? गंभीर बात यह है कि इस देश में संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी कि क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए या नहीं। ये बुनियादी लोकतंत्र का सिद्धांत है कि आप ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं दे सकते। मैं हैरान हूं, स्तब्ध हूं, दुखी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी। बहस इस पे ना करें कि शिक्षा अच्छी चीज है या नहीं, सारी दुनिया मानती है कि अच्छी चीज है। बहस इस पे ना करें कि घर में टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं, बहस इस पे करें कि क्या इसे अनिवार्य बनाना चाहिए। तो अनिवार्य बनाना चाहिए या नहीं, इस पर हम बहस करेंगे। लेकिन ये कि अगर आपको सिर्फ उसको इंसेंटिव के तौर पे दें कि अगर आपके घर में टॉयलेट हो तो अच्छी बात है, शिक्षित हो तो अच्छी बात है, तो वैसे में क्या लोग मतलब अगर आप उसको सिर्फ एक कंपल्शन ना करें तो फिर लोग क्या इसको आगे आएंगे? फिर जो वो चेंज देखना चाह रहे हैं वो हो पाएगा, वो बदलाव ज्यादा से ज्यादा लोग उसको करेंगे। 50 और चीजों में इंसेंटिव दीजिए। कहिए आप टॉयलेट बनवाने के लिए आप सब्सिडी देते ही हैं, वो दीजिए। आप शिक्षित होने के लिए कोई
कोई गांव में एक व्यक्ति आपको मिलता है जो कहता है मैं शिक्षित होना नहीं चाहता? अरे भाई, मजबूरी में लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। एक तो बेचारा शिकार हुआ इस व्यवस्था का, दूसरा आप उसके ऊपर जुर्माना हर्जाना और दे रहे हो। और अगर आपको बनानी है शर्तें, वैसे तो मैं शर्तों के खिलाफ हूं, शर्तें बनानी है तो गांव में पूछिए, जो दारूबाज हैं उनको रोकिए। गांव की सारी औरतें खड़े होकर इस प्रोग्राम में समर्थन करेंगी आपका? हिम्मत है किसी सरकार की ये कहने की कि जो दारू और नशे से गांव की जिंदगी तबाह कर देते हैं लोग, उनको न लड़ने दिया जाए? क्या हिम्मत है किसी सरकार की ये कहने की कि ये नेता लोग जो लिखित वायदे करके आते हैं, धनखड़ साहब ने लिखित वायदा किया था कि इनकी सरकार आते ही स्वामीनाथन कमीशन को लागू करवाएगी, इनकी सरकार ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में लिखित वायदा किया था, मुकर गए हैं। इन पे शर्तें बनाइए ना, इन चीजों पे शर्तें बनाइए, फिजूल की शर्तें क्यों लगा रहे हैं? धनखड़ साहब इसका जवाब जरूर देंगे, पर पहले तमाम पैनलिस्ट से आपके जो विचार हैं इस पर। जगमती सागवान, किस बात के खिलाफ है आप हाईकोर्ट के इस फैसले के? आपको ये इस पर आपत्ति किस बात पे लगती है? देखिए, हम एक विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है। हमने शिक्षा को लेकर, जन सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो भी टारगेट्स रखे हैं अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में, उनको सरकारें पूरा नहीं कर पाई। ये एक हकीकत है। और फिर सरकार की विफलताओं और असफलताओं की सजा अगर आप भोले भाले नागरिकों को देना चाहें, अपनी विफलता के डंडे से अगर भोले भाले नागरिकों को पीटना चाहें, तो लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मक्कारी देखिए सरकार की कि तमाम तरह के झूठे मूठे आंकड़े देके और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करने की कोशिशें की गई हैं। 2011 की जनगणना का उन्होंने कहा कि उसके आधार पे उन्होंने कहा है कि केवल मतलब 43% लोग जो हैं वो वंचित होंगे चुनाव लड़ने से, जबकि कोई भी यहाँ पे विद्यार्थी भी हैं, सब गणमान्य लोग भी हैं, सब अपना आंकड़ा निकाल के देखे। 2011 की जनगणना सबके सामने है कि 67% लोग जो हैं वो एक्सक्लूड होंगे चुनाव, पंचायत का चुनाव लड़ने से। और लोकतंत्र में इतना बड़ा एक्सक्लूजन, जहां पे आज इंक्लूजन की जरूरतें हैं, जहां पे महिलाओं की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब लोगों की एस्पिरेशंस जो हैं वो ये है कि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो, तो वो पंचायत जैसी संस्था में इस तरह का करना तो ये एकदम अन्याय है। और इसलिए हमने इसको चुनौती दी। गलतियां हैं उसकी सजा मासूम लोग भुगत रहे हैं। अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन जब सरकार खुद लोगों को उस लेवल तक पहुंचा नहीं पाई है, उस स्तर तक की शिक्षा नहीं दे पाई है, अब ये कहना कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो आप चुनाव न लड़ें, ये ज्यादती है। गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रही है और काफी खामियां भी रहती हैं, लेकिन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कुछ कड़े डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं। हम विकसित नहीं हैं, हम विकासशील हैं, ऐसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं खुद सरपंच 5 साल हो चुके हैं। मेरे गांव की मैंने वेबसाइट बनाई, ट्रांसपेरेंसी से काम किया, ग्राम सभाएं। मैथमेटिक्स में एमएससी किया है, आप काफी पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप कहने का बेहतर काम कर पाए। बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम शादी करते हैं आज के टाइम में, पहले के टाइम अलग था, अब के टाइम अलग है जी। तो वर वधू कोई भी चुनते हैं तो अगर एक पढ़ा लिखा है तो वो पढ़े लिखे को चुनता है। कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलता कि जो ढिंढोरा पीट के कहे कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे अनपढ़ साथी चाहिए। तो आप देखें कि जब 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है, उसे किसके साथ रहना है? उसे रहना है ब्यूरोक्रेट्स के साथ। और ब्यूरोक्रेट्स और जो जनता के बीच की जो कड़ी होती है वो सरपंच हो सकते हैं, सरकार और जनता के बीच की जो कड़ी होती है वो पढ़े लिखे प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे प्रतिनिधि होना, पढ़े लिखे प्रतिनिधि होना जरूरी है। प्रीत सिंह जी, फिर आपने जो पिटीशन दायर की थी उसमें आपकी आपत्ति? ये जो है आदमी का अपना जो है ना वोट का अधिकार है, उसको प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार है। आप 2 खड़े कर दो, एक अनपढ़ कर दो और एक पढ़ा लिखा कर दो, वोटर की मर्जी हो, किसको ठीक समझता है चुन लेगा अपने वो। ये कोई जरूरी नहीं। सरकार के मंत्री और एमएलए जो ये तर्क दे रहे हैं कि अनपढ़ आदमी सरपंच हजारों बोला जेल में पड़े हैं, वो तो इंसान के ऊपर निर्भर करता है भाई बेईमाना करना है कि नहीं करना है। पढ़ा लिखा आसानी से, जब नियत में खोट है तो आसानी से बच जाएगा अपराध करके। और अनपढ़ जो सरपंच होगा, प्रतिनिधि होगा, डरता है कि खुद तू फंस जा, जेल में चला जा, क्यों अनपढ़ है। तो उसमें आसानी से जो गबन करना चाहोगा तो पढ़ा लिखा आदमी का हौसला बनेगा, वो अपना पूरा कागज का पेटा भर देगा। और जो ईमानदार आदमी है, अनपढ़ है, वो उसका जी करेगा कि भी तो अपराध कर ले और गबन कर ले तो भी वो डरेगा।
क्योंकि उसने बेराह के जेल में चला जाएगा, तू अनपढ़ आदमी है। ईमानदारी के ऊपर मैं पंच रहा हूँ 5 साल। हमारी पंचायत में सरपंच भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत कम पढ़ा लिखा था, 6-7। हमारे साथ मिलकर हम सबसे ज्यादा ग्रांट लाए अपने गांव में। मेरी पत्नी थी बाला देवी, वो भी गूठा टेक है मेरे की तरह। मैं तो खैर पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ मैं 6-7 हिंदी के। और सबसे ज्यादा जो प्रशासन ने ग्रांट दी बेरी ब्लॉक में, ब्लॉक समिति की मेंबर तो मारे ताई दी, इसलिए दी कि ये गबन को नहीं करें। और हमने एक भी पैसा नहीं होने दिया। हम ये कहते हैं हम अनपढ़ हो सकते हैं और गरीब हो सकते हैं, भूमिहीन हो सकते हैं, लेकिन अपराधी नहीं हो सकते। कम से कम धनखड़ साहब ने देखो, आप इनकी वकील रही हैं, आपने जो दायर की थी याचिका उसमें हमारे तीनों जो पिटिशनर्स थे जी, तीनों पिटिशनर्स फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं करी थी। तीनों लिटरेट थे अपने आप। गवर्नमेंट मिशन कर सकती है, ट्रेन कर सकती है लोगों को लिटरेट होने में। हमने पूरा आर्ग्यूमेंट दिया था कि फंडामेंटल राइट्स इन लोगों की भी अफेक्ट होती हैं। अगर इफेक्ट एक लेजिस्लेशन का ये होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो मिली थी 73rd अमेंडमेंट में, जब पंचायती राज को मोर इंक्लूसिव बनाना की कोशिश करेगी थी, जब रिजर्वेशन करा गया था, आप ये कर रहे हैं कि आप ऐसी कैटेगरीज कर रहे हैं कि ये लोग एक्सक्लूड हो जाए, मतलब सारा पंचायती राज ऊपर उल्टा हो जाए। मतलब ये मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहती हूँ, इसका ये मतलब है कि आप ये कर रहे हैं कि आप जो टारगेट कर रहे हैं इससे, क्योंकि कौन लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं, वही जो गरीब हों, कौन लोग की शिक्षा नहीं होती है, वही जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 2011 में लाए हैं वो राइट टू एजुकेशन रूल्स, और जब तक वो राइट टू एजुकेशन के रूल्स के लोग जब तक 20 साल के होंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि उनको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। छवि रजावत मेरे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं। छवि, ये जो फैसला है ये गरीबों को टारगेट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी आबादी को एक्सक्लूड कर रहा है इस डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने से। आप पढ़ी लिखी सरपंच हैं, आपका व्यू इसके ऊपर क्या है? आपको लगता है कि आपका, जाहिर है कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है आपके इलाके को एक मॉडल इलाका बनाने में, पर जो नहीं पढ़े लिखे हैं इतना या जितने प्रिविलेज ना हो, क्या उनको एक्सक्लूड करना चाहिए इस पूरे प्रोसेस से? मेरा ये मानना है कि गांव में अगर आप देखें जो इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे प्रभावशाली और बाहुबली या पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग होते हैं, उन्हें ही फायदा मिल पाता है। तो रही बात एक्सक्लूसिविटी की, तो फिर आम आदमी तो फिर भी वंचित रह ही जाता है। तो कहाँ इंक्लूसिव सही मायने में होता है? और जो एजुकेशन की बात हो रही है, हम सब जानते हैं कि अपने देश में जो युवा पीढ़ी का रेशो है वो कई तादाद में बड़ा है। मेरे यहाँ जो पिछले टेन्योर में हम सिर्फ 2 पढ़े लिखे थे पंचायत में, और इस बार हम सब पढ़े लिखे हैं, और मुझे वो फर्क दिख रहा है कि लगता है कि हाँ, इस बार वाकई में टीम है। जो मोबिलाइजेशन की जरूरत है, जो विजन की जरूरत है, जो समझने की जरूरत है, वो इस बार कई परसेंटेज हायर है। और रही मेरी बात, अगर आप लोग मुझे या जैसे सुनील जी को आप लेके आए हैं, तो हमारी बात होती है इसलिए नहीं कि क्योंकि हम भी गांव के ही हैं। मैं गांव की लड़की हूँ, बाहर मैं पढ़ी हूँ, परंतु वापस गांव में काम कर रही हूँ। इसमें कोई मुझे लगता नहीं पर्सनली कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, परंतु जो मुझे या मेरे एक्शन को जो लोगों ने सराहा है वो मेरी वजह से नहीं, वो मेरी एजुकेशन की वजह से सराहा है। ये हरियाणा का रोहतक जिला सबसे मोस्ट लिटरेट जिला है, और उसी में जब ये नामांकन किए गए हैं इस नए कानून के हिसाब से, तो 9 गांव के अंदर 11 वार्ड में जो महिलाओं के लिए थे, एक भी महिला जो है वो एलिजिबल नहीं मिली वहां पे, और वो खाली है सीट। और एक पूरा कुरुक्षेत्र जिला का कल ही सिंहपुरा जो गाँव है वहां का आया हुआ था कि सरपंच दलित महिला का है लेकिन कोई भी उम्मीदवार नहीं है। मंत्री जी से पूछा गया कि वहां पे क्या किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा करण में इसमें क्या दिक्कत है भाई, छोरा का ब्याह कर लो, पढ़ी लिखी बहू ले आओ और वह सरपंच बना दो। अरे जो किसी उस गांव को नहीं जानती, उस लोगों वहां के लोगों की आबो हवा को नहीं जानती, वो एफिशिएंट लीडरशिप देगी। ये है एफिशिएंट गवर्नेंस, मतलब जो किसी को जानता ही नहीं है। मतलब आज के अखबार में खबर आई है फ्रंट पेज पे, ये मेवात जिले का गांव है नीमाखेड़ा। इस गांव ने एक बहुत अद्भुत काम किया था 5 साल पहले। इस गांव ने 10 की 10 महिलाओं को चुना था, कहा था पुरुष लोग बाहर हो जाओ, सब महिलाओं को चुना था। ये प्रदेश में एक मॉडल बना था।
जी। आज इनके कानून की वजह से वो 10 महिलाएं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। उस गांव के अंदर औरतें नहीं हैं जो कि इस पोजीशन को ले सकें। हुजूर पहले शिक्षा दीजिए। अपराधी वो नहीं है जिन्होंने शिक्षा नहीं ली, अपराधी वो हैं जिन्होंने शिक्षा दी नहीं है। उन अपराधियों को पहले ठीक कीजिए। देखिए, हमारे सुनील भाई ने दरअसल न चाहते हुए भी उस तर्क का जवाब दे दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई ढिंढोरा पीट के कहता है क्या कि मैं अनपढ़ से शादी करूंगा? नहीं करता ना, लोग चाहते हैं। अब इसका मतलब हम कानून बना दें कि कोई अनपढ़ है तो शादी ना कर सकेगा? ऐसी बेवकूफी तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो लोग, सच बात यह है कि गांव में लोग चाहते हैं पढ़े लिखे लोग, लोग सरपंच में, पंच में लोग खुद चाहते हैं, लेकिन इसको अनिवार्य बना देना, इसको कानून बना देना, ये तो बिल्कुल न्यूनतम मौलिक अधिकारों का और हमारे संविधान की भावना का हनन है। कोर्ट ने भले ही कह दिया हो कि कानूनी रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की एक मर्यादा भी तो होती है। कानूनी रूप से आप इतने लोगों को नहीं एक्सक्लूड कर सकते। ये हमारी राइट ऑफ इक्वालिटी है, उसको वायलेट करती है। राजस्थान में सेक्रेटेरिएट है, हरियाणा में लोग होते हैं जो एक सेक्रेटरी होता है हर पंचायत का। वो सेक्रेटरी सारे रिकॉर्ड्स रखता है, वो साइन करता है, वो बताता है। ये जरूरी नहीं है सारे पंचायत मेंबर्स अनएजुकेटेड हो। अभी समस्या है कि जहां रिजर्व्ड है औरतों के लिए या दलितों के लिए सीट, वहां पे आपके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो चुनाव कैसे कराएंगे? चुनाव आयोग ने जो हमको जानकारी दी, पहले चरण का जो नामांकन हुआ सभी स्थानों पर उनको कैंडिडेट मिले थे। अभी दो बार का नामांकन और होना है। सभी स्थानों पर मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट मिलेंगे, क्योंकि हमने इसको पिरामिड के फेस से बनाया है। हमने एससी महिला के लिए केवल 5वीं पास रखा है, हमने एससी पुरुष और महिला के लिए केवल 8वीं, केवल सरपंच और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मिसलीड मिसलीड नहीं कर रहे। पंच के लिए 5वीं पास रखा है, सरपंच के लिए 8वीं पास रखा है, महिला और एससी एक बड़ी आबादी उसमें आ जाती है और इससे आधी से ज्यादा आ जाती है। 53% लोग ये हो जाते हैं। इसमें शौचालयों को जोड़ा है जिससे हरियाणा पूरी तरह बाहर लौटा लेके जाने वाले लोग नहीं। जो इस पर योगेंद्र जी ने शुरू में कहा था, मैं वापस लौटना चाहती हूँ कि एक तो उससे ये कि आपने जब इतनी बड़ी संख्या को डिप्राइव करके रखा है और अब आप सजा उन्हीं को दे रहे हैं, और डर एक ये भी है कि जैसे केरला में भी हुआ कि जो सरपंच पंचायत है उसका भी एलिटाइजेशन बहुत ज्यादा, वहां पे भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हावी होने लगे हैं। ये भी डर है और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं इस तरह से करके। नगमा, आज तक हमारे देश में ज्यादातर चीजें तो पढ़े लिखे और अमीर लोगों के पास वैसे ही रिजर्व्ड है। इस देश में सारी नौकरियां रिजर्व्ड हैं, बड़ी बड़ी चीजें रिजर्व्ड हैं, बड़े क्लब में जाना रिजर्व्ड है, सब कुछ अमीरों की जेब में तो वैसे ही है। इलेक्शन एक चीज बची थी जो कि अमीरों की जेब में रिजर्व नहीं थी, वहां पे भी वही ज्यादातर थे, लेकिन गलती से कोई ना कोई गरीब आने का दरवाजा कम से कम खुला हुआ था, और खासतौर पे निचले स्तर पे, पंच वगैरह के स्तर पे काफी सामान्य लोग आ जाते थे। अब वो दरवाजा भी बंद किया जा रहा है, कानूनी रूप से बंद किया जा रहा है। और एक जो बेसिक प्रॉब्लम है नगमा, खैर ये अलग मुद्दे हैं कि कितने लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो अलग है, लेकिन ये बेसिक दिक्कत ये है कि हम समझ नहीं पा रहे कि लोक प्रतिनिधि का काम क्या होता है। क्रिकेटर है, क्रिकेटर को बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन कभी आप नहीं कहते कि सचिन तेंदुलकर ने 12वीं कक्षा पास नहीं की है, हम उसे इंडिया की क्रिकेट टीम में नहीं होने देंगे। जैसे ही मैं कहूंगा, आप कहेंगे भैया दिमाग खराब हुआ है, आप पूछेंगे भाई उसका काम दूसरा है। लोक प्रतिनिधि का काम है जनता का दुख दर्द समझना, उसको आवाज देना, उसके लिए बुलंद आवाज उठाना और ये कहना कि भाई इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये आईएएस अफसर का काम है, उसके बाद ये सेक्रेटरी का काम है, क्लर्कों का काम है उस चीज को इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है जी। जब हमने लोक प्रतिनिधि को एक क्लर्क बना दिया तो कैसे काम चलेगा? उनको फिर कहा महिलाएं हैं, उनको अलग व्यक्ति की तरह से उनकी पहचान नहीं है। अब वो गई वहां पे नामांकन भरने के लिए, वो 8वीं पास भी है, वो एलिजिबल है, लेकिन उसके जेठ ने जो है और उसके ससुर ने लोन ले रखा है, उसके कागज वापस कर दिए कि थारा ऊपर तो कर्जा है, तू चुनाव नहीं लड़ सकती। वो मारी मारी फिर रही है वो औरतें जो हैं। तो ऐसे मतलब परपंचों में देखिए, बिजली बिल बकाया है, भरना चाहिए। लोन जो नियमित रूप से दे रहे हैं उनको बैंक कोई परेशानी नहीं करता है, उनको बैंक आराम से बिल्कुल मांग रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक में मांग रहे हैं, लैंड मॉर्गेज बैंक में मांग रहे हैं, लेकिन कोई नियम, अरे भाई क्यों मांग रहे हैं उसका? ठीक मांग रहे हैं।
अगर वो ठीक से उसकी पेमेंट कर रहा है तो बैंक को अपने अच्छे फार्म वापस करें, बैंक को अपने एक बैंक को अपने अच्छे ग्राहक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल उन्हीं को है। मुझे इसमें यह कहने में भी आनंद है 124 करोड़ रुपए की उगाही पहले बार के नामांकन में हरियाणा सरकार को हुई है। हम ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जो अच्छे नागरिक फिर इस पर ये भी सवाल है छवि, और जो योगेंद्र जी ने बात कही थी, मैं वो पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब क्रिकेटर हो, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत तमाम गेम हो, बॉक्सिंग हो जाए, मैरी कॉम है, तमाम एक्टर्स है, मतलब यानी कहने का मतलब ये कि अलग अलग क्षेत्र में जिसकी महारत जिस काम में वो कर रहा है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब एक बाध्य चीज नहीं है तो फिर इसमें लागू होना कहां तक जायज है कि अगर आप पंच सरपंच बनेंगे तो आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए? यहाँ पे हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। ये हम हमारे नेशन को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें अर्बन एरियाज को रूरल एरियाज से, तो अर्बन एरियाज में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ज्यादातर एजुकेटेड ही हैं, तो आप खुद अंतर जो है अर्बन डेवलपमेंट में और रूरल डेवलपमेंट साफ दिखता है। साथ में जो बाकी लोगों ने कहा है, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सांगवान जी हो, कीर्ति जी हो, युगेंद्र जी हो, ये सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनकी आवाज उठ रही है। और जो सांगवान जी ने बोला कि अगर मान लीजिए किसी गांव में पढ़ी लिखी लड़की नहीं है और दूसरे गांव से लेके आ रहे हैं, तो बाहर की लड़की होने से अगर वो सक्षम है तो वो वहां पे भी काम कर सकती है, जैसे कि सांगवान जी कर रहे हैं। वो सभी गांव से तो नहीं है, पर रिप्रेजेंट कर पा रही है क्योंकि वो सक्षम है, और सक्षम इसलिए क्योंकि उन्हें एजुकेशन मिला है। रही बात आंकड़ों की, मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई भी जब ऑडिट होता है, ऑडिट के आंकड़े सामने लेके क्यों नहीं आ रहे हैं? उसमें इतने लोग सरपंच और पंच जो अनपढ़ हैं वो इतने तादाद में हैं, और वो इसलिए फंसे हैं क्योंकि इन्हें स्केपगोट बनाया जाता है। कीर्ति जी ने बोला कि पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन मैंने खुद ने मेरे 6 साल के अनुभव में देखा है कि सेक्रेटरी पूरी इंफॉर्मेशन पंचायत में नहीं देता है। अक्सर वो गुमराह करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर में मैं बताना चाहूंगी कि ब्लॉक स्तर पे जो एनआरईजी में 60-40 रेशियो मेंटेन होना चाहिए, तो 2010 में जब मैं पहली बार इलेक्ट हुई थी, हमें बताया गया कि आपने 60-40 रेशियो क्रॉस कर दिया है। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती और मैं वो एक्सेल शीट को नहीं मांगती और खुद कैलकुलेशन नहीं करती, तो जो कैलकुलेशन एरर एक कंप्यूटर द्वारा किया गया था वो उनके सामने नहीं आता, और हमारे ये 6 साल में हम नरेगा का कोई काम कर ही नहीं पाते। और आप पढ़ी लिखी हैं इसलिए आप इतना अच्छा काम कर पा रही हैं, उसके फायदे हैं। पर कहना ये है कि शर्त लगा के, कानून बना के उसको बाहर नहीं करना चाहिए। लोग भी सवाल पूछे जाते हैं। मेरा सवाल सर आपसे है कि अगर आपका कंसर्न यह है कि जागरूक लोग आए, जैसे छवि मैम भी कर रही थी कि जागरूक और यूथ आए, तो आपने जो बहस छेड़ी है, जो कानून बनाया है, अगर आप ये बहस बढ़ाते हैं तो कल ये बहस भी होगी कि अगर अनपढ़ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अनपढ़ लोग वोट कैसे कर सकते हैं? हमारे इस परिवर्तन से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कई जगह सास चुनाव लड़ना चाह रही थी, सास शिक्षित नहीं थी, उसी की बहू लड़ रही है, यंग आ रही है। कई जगह बुजुर्ग चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसका बेटा शिक्षित है, उसने अपने से शिफ्ट किया है कि मेरा पुत्र लड़ेगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि 2016 में जो पंचायत बनकर आएगी उसकी औसत आयु बहुत कम होगी, वो युवाओं की होगी, शिक्षित होगी। जब एक आदमी जाता है सरपंच के जैसे प्रीत या जैसे हमारे कमलेश या आपके हमारी राजबाला, जब वो लड़ती हैं चुनाव और वो जानती हैं, अपना विलेज जानती हैं, क्या उसकी दिक्कतें हैं जानती हैं, क्या करना चाहिए, पानी इधर नहीं आ रहा, आफ्टर ऑल क्या होता है, पानी इधर नहीं आ रहा, वहां से ये उसमें ये गलती है, गाय को चारा नहीं मिला, तो वो समझती हैं, वो अवेयर हैं। अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है फॉर्मल एजुकेशन से। और इसीलिए हम लोग बार-बार कि फॉर्मल एजुकेशन भी और अवेयरनेस भी, उसी गांव का जो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो वो चुनाव लड़े। बात यह है कि पढ़ा लिखा आदमी कौन होगा? जो अमीर होगा, जो गरीब नहीं होगा। क्लास 5 और क्लास 8 के लिए भी अमीर चाहिए। अभी तक क्लास 5 और क्लास 8 के लिए भी काफी अमीर लोग जो होते हैं वो पढ़ते हैं। और जानते हैं जब 73rd अमेंडमेंट आया था तो उन्होंने कहा था जो ओलिगार्की है रिच लोगों की, एलिट्स की, वो खत्म करने के लिए 73rd हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। ये तो कहना शायद सही नहीं होगा कि 5वीं पास लोग अमीर होते हैं या 8वीं पास अमीर होते हैं, लेकिन जो लोग 5वीं पास नहीं होते वो अक्सर गरीब होते हैं। हाँ, सही बात। सिर्फ इतनी बात आप कह सकते हैं। और ये जो जनरल बात चल रही है उसमें एक चीज और ध्यान करें, हम 5वीं 8वीं 10वीं को पता नहीं क्या क्या गुण दे रहे हैं। बार बार सर्वेक्षण दिखा रहे हैं, हरियाणा के भी और बाकी देश के भी, कि आपका 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा
एक पैराग्राफ हिंदी का नहीं पढ़ सकता है। हरियाणा का आंकड़ा है ये। आपकी 10वीं क्लास का बच्चा, मैं तो डील करता हूं सर, आप भी डील करते होंगे, वो एक पन्ना हिंदी की अर्जी नहीं लिख सकता है। कौन कौन से गुण हम खुदा के दे रहे हैं उन सब लोगों को। हम एक सुधार की तरफ बढ़े हैं, बाकी सब सुधारों के करने की जरूरत है। शिक्षा अच्छी हो इसकी भी आवश्यकता है, सब पढ़े इसकी भी आवश्यकता है, कंप्यूटर लिटरेसी हो इसकी भी आवश्यकता है।